दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इस बार चारों राज्य कांग्रेस जीतेगी। क्या राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान चुनावी तारीखों के बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव आयोग ने किया चुनावी तारीखों का ऐलान। आपको बताते चले पांचों राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां पर बताएंगे क्या तारीख है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लद्दाख कारगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद बीजेपी की उत्साह हुई कम। बताएंगे 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जीती है वहां पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को मारा ताना, बोले ये इंडिया गठबंधन की जीत है, लोगों ने बता दिया बीजेपी को तो 370 हटाने का क्या मतलब था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग जारी है। आपको बताते चले अब तक 800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इजराइल में, तो तमाम खबरें इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत की बिहार सरकार को चेतावनी, बोले अगर एमएसपी पर नहीं खरीदा धान तो फिर जो है यहाँ पर निकालेंगे हम ट्रैक्टर से यात्रा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पकड़ा गया देवरिया नरसिंहार का मुख्य आरोपी। बताएंगे अखिलेश यादव ने क्या बोला है योगी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दिग्विजय सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले पीएम ने आज तक नहीं बताया कि पीएम केयर फंड का तमाम पैसा कहां उड़ा दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, बोले खुद ने तो कभी जातीय जनगणना कराई नहीं लेकिन हमने कराया है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि हमने गलत आंकड़े पेश कर दिए। बताएंगे क्यों दोस्तों, बीजेपी ही इसमें घिर रही है उल्टा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 4-5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद भड़के राहुल गांधी। राहुल ने कहा इस बार बीजेपी एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, जनता बीजेपी को देगी जवाब। दरअसल दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव करीब आ गए हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी को एक भी जगह वोट नहीं देगी, तमाम के तमाम राज्य हम जीत रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने के पूरा अनुमान है दोस्तों। मध्य प्रदेश बीजेपी अलग ही हार रही है। छत्तीसगढ़ में वापस से दोबारा से भूपेश बघेल की सरकार आएगी। यही नहीं, तमाम जितनी भी जगह पर इलेक्शन होना है हर जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस चीजों को लेकर ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह घेर रखी। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में जो मेन मुद्दे हैं उससे बीजेपी लोगों को भटकाती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जातीय जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी राज्यों में हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने वादा किया है कि फिलहाल आने वाले समय में जितनी भी जगह पर दोस्तों बीजेपी ने झूठ फैला रखा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, और सबको खत्म किया जाएगा। राहुल ने कहा कि आज इस देश में नफरत को हटाने की जरूरत है और प्यार को बढ़ावा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल की कहीं पर भी कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जो नफरत से आगे बढ़ सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है वो भी बहुत दुखदायक है, इस पर जो है कड़ी नजर रखना चाहिए और इसको रोकना चाहिए युद्ध को। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल नफरत हर जगह फैल रही है और जाहिर सी बात है दोस्तों, नफरत ही देश को बर्बाद करती है। हमारे भारत में दोस्तों, इंडिया में किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और आपने देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल में झगड़ा छिड़ गया है हमास के कारण, लेकिन ये सब कुछ इजराइल की गलती की वजह से ही हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो 5 राज्यों की चुनाव की तारीख का हो गया ऐलान, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में मच गया हड़कंप।
आपको बताते चले दोस्तों, कल 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूं किस किस तारीख को कौन सा राज्य का चुनाव है और कितने चरण में कहां चुनाव होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते चले, सबसे पहला जो चुनाव होगा वो मिजोरम में होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा दोस्तों। वहीं पर दूसरा राज्य जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में आपको बताते चले, पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को है और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को है। इसी के साथ साथ तीसरा जो राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक फेस में चुनाव होगा, यानी कि एक फेस में चुनाव होगा और इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर लगभग एक राज्य है, क्योंकि एक चरण में यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में जो है वो 17 नवंबर को मतदान कराया जा रहा है, यानी कि 17 नवंबर को जो है वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और 30 नवंबर को जो है यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पर राजस्थान की जो तारीख है दोस्तों वो इससे थोड़ी सी पीछे है तेलंगाना से। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और आपको बताते चले 23 नवंबर को जब राजस्थान में मतदान हो जाएगा और उसके बाद जब तमाम 5 राज्यों के मतदान हो जाएंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा। यानी कि 5 राज्यों के चुनाव का जो रिजल्ट होगा, जो घोषित होगा कौन सी पार्टी का जीत गई है, कहां किसकी जीत हुई है, वो 30 नवंबर को तमाम सीटों के तमाम राज्यों के जो है यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे और 3 दिसंबर को हमें ये पता चल जाएगा कि इन 5 राज्यों में से कहां किसने बाजी मारी है। आपको बताते चले बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ कोई इतना बड़ा राज्य तो है नहीं। यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस दोबारा वापसी कर रही है, कुछ सोचकर बीजेपी ने ये करवाया है या फिर क्या मंशा ये तो पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने पर सवाल जरूर उठ रहा है। क्योंकि अगर बड़ा राज्य होता तो एक बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की ज्यादा सीटें हैं नहीं दोस्तों। ऐसे में 2 चरणों में चुनाव कराना ये मुद्दा मेरे को समझ में आया नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह तो एक ही फेस में चुनाव कराया जा रहा है, एक ही चरण में होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे, 7 और 17 नवंबर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पकड़ा गया देवरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी, तो अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। आपको बताते चले दोस्तों, मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है। ये पूरा मामला जो है देवरिया कांड से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक फैमिली के साथ 6 लोगों को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। मामला 10 बीघा जमीन का था। जमीन के चलते, एक दूसरे से दुश्मनी के चलते जो है ये पूरा का पूरा हत्याकांड को वो दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, अखिलेश यादव ने अब इस आरोपी के पकड़े जाने पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अब तक देवरिया हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा? अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब कुछ सरकार और प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जब सारी चीजें हो जाती है उसके बाद ही ठिकानों पर पहुंचती है। अखिलेश यादव ने कहा कि देवरिया हत्याकांड को लोग जन्मों तक भूलेंगे नहीं, ये एक नरसिंहार की तरह है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन को बाद में पता चलता है, बहुत बाद में, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। अखिलेश ने कहा कि सरकार अपना काम अगर अच्छे से करे तो ये चीजें रुक भी सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब उन 6 लोगों की जान तो वापस आने से रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, इन तमाम चीजों के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही, और ये मुद्दा भी बड़ा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है कि फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, लेकिन इस मुद्दे पर जनता जो है वो बीजेपी को घेरने में लग गई है। फिलहाल ये है कि बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हमेशा दोस्तों बड़ी बड़ी बातें की कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब तो यही होता है कि आपके यहाँ क्राइम ना के बराबर है, जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो क्राइम की झड़ियां लगी हुई हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दिग्विजय सिंह। बोले प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बताया कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सवाल पुराना है, लेकिन सवाल बहुत दमदार है, क्योंकि जिस दिन से पीएम केयर फंड में लोगों ने पैसा डाला था कोरोना के लिए, उस दिन से लोग पूछ रहे हैं कि भैया पीएम केयर फंड का पैसा गया तो गया कहां। और ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये पैसा दिया तो गरीबों के लिए गया था, लेकिन बताया जाता है इस पैसे का यूज अपने पर्सनल कामों के लिए किया है सरकार ने।
अब भाई किस किस ने बांटा, कहाँ गया ये पैसा, ये तो सरकार ही जानती है, क्योंकि कितना पैसा आया था कितना नहीं आया था ये किसी को पता ही नहीं है दोस्तों। पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर फिर से एक बार दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल अब तक प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि फिलहाल जो ये पैसा है तमाम ये कहां चला गया है, किसी को इस पैसे के बारे में पता क्यों नहीं है। और अगर दोस्तों आप एक तरीके से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ना आपको पता है ना मुझे पता है कि भैया पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया था और वो पैसा तमाम पैसा चला कहां गया। इस सवाल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि सरकार दोस्तों किसी सवाल का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार को लगता है कि अरे हमारी सरकार चल रही है, हम किसी को क्यों ही जवाब दें, जो भी हो रहा है होने दो। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो गए पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर भी और देश की में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर भी। सीधी सी बात यह है कि अगर आप देश में कुछ कर रहे हो, कोई चीज लोगों को परेशान कर रही है या उसकी वजह से लोगों में झगड़े फैल रहे हैं, तो उस चीज को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ने कभी किसी से आके नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, प्यार मोहब्बत बांटो, और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। संजय रावत ने कहा कि आने वाले समय में पिछली बार कांग्रेस ने 3 राज्य जीते थे, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस जो है 4 राज्य जीतेगी और बोनस में तेलंगाना जीतेगी। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहला मिजोरम, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के लिए बोनस होगा, देख लेना कहीं पर भी बीजेपी अपनी सरकार बना नहीं पाएगी। उन्होंने कहा तेलंगाना में तो बीजेपी को वोट ही नहीं मिलेंगे, वहां पर तो बीजेपी का खाता खुलना ही मुश्किल है। दरअसल दोस्तों तेलंगाना को लेकर सियासत भी गर्म है। इस बार कांग्रेस ने दावा किया है कि वो तेलंगाना जीत रही है और ये सारा मामला तब से चला है दोस्तों जब से कांग्रेस ने अपनी सरकार कर्नाटक में बनाई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी परेशान है। अब तेलंगाना को लेकर कांग्रेस की बड़ी भविष्यवाणी कि वो अपनी सरकार यहां पर भी बना लेगी, इससे सीएम केसीआर तो परेशान है ही दोस्तों, लेकिन केसीआर के साथ साथ बीजेपी भी टेंशन में है। जाहिर सी बात है 2024 के इलेक्शंस में ज्यादा टाइम रह नहीं गया है लोकसभा में, और लोकसभा से पहले बीजेपी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो बाहर निकल जाए। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय आ चुका है। और ये बुरा समय इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया था। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को एक कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिन जिन लोगों को झूठे ऑफर किए थे पहले, उन सब लोगों को ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। 2014 में आने के बाद मोदी जी के झूठ फैल गए थे हवा में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी में डर मचा हुआ, और एक चीज साफ है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें 5 राज्यों के जो चुनाव है, उन 5 राज्यों के चुनाव में दोस्तों बीजेपी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% वाली सरकार चल रही है जिसको जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी झूठ बोल रही है सत्ता को लेने के लिए, किसानों की जमीन नीलाम करवा दी, पोस्टर लगवा दी। एक बुजुर्ग के दोस्तों जब पता चला कि बुजुर्ग कौन है, उनका नाम पता किया गया, उनसे मिलने पहुंचे थे अशोक गहलोत, तो उन बुजुर्ग ने बताया कि उनका तो पूरी तरीके से उन्हें बीजेपी ने बदनाम कर दिया है। वो जहां पर भी जाते हैं लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो कर्जा है। और यही नहीं दोस्तों, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए हर किसी का फोटो उठाया और उस पोस्टर पे चिपका दिया। आपको याद होगा दोस्तों एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, जब मैंने पहले भी आपको याद दिलाया था कि एक किसान को एक फोटो में खुश बताया गया था
और वो किसान बकायदा किसान आंदोलन में दिखा वो आदमी जिसका फोटो सरकारी वेबसाइट पर लगा था कि ये खुशहाल किसान बताया गया था उसे कि हंस रहा है उसका एक फोटो खींचकर। जब उससे पूछा गया कि अरे भैया तुम तो वही हो जिसका सरकारी वेबसाइट पर फोटो लगा और बहुत खुशहाल दिखाया गया है तुम्हें कि किसान पीएम के आने के बाद कितना खुश रह रहा है, उसकी कमाई बढ़ती चली जा रही है, इस तरीके की तमाम बातें की गई। लेकिन उस किसान ने बताया था कि मुझसे तो कुछ और कहकर इन्होंने मेरा फोटो खींच लिया था और अपनी वेबसाइट पे चिपका दिया, जिसके बाद साफ है दोस्तों कि बीजेपी के कारनामे कितने बड़े बड़े हैं सब जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर हमला। ममता बनर्जी बोली बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और ये राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी ही जाने दोस्तों, लेकिन इस राजनीति का मेन मोटिव क्या ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर हमारे ठिकानों पर बीजेपी ईडी की रेडें पड़वा रही है, बीजेपी हमारे एमएलएस को डरा धमकाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जिन जिन लोगों पर भी ईडी सीबीआई छापे मार रही है वो सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों हैं, बीजेपी के एक भी नेता के ऊपर जो है छापेमारियां क्यों नहीं हो रही हैं। आपको बताते चलूं अभी हाल ही में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, इससे पहले मनीष सिसोदिया और उससे पहले आपको याद होगा संजय रावत भी जा चुके हैं जेल, उससे पहले अनिल देशमुख गए हैं और नवाब मलिक को दूसरे मामले में घसीटा है, लेकिन ईडी और सीबीआई के जरिए ही घसीटा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तमाम बीजेपी में जो नेता हैं दोस्तों दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि अगर मैं पिछले साल के मुकाबले निकालूं तो बीजेपी के नेताओं की संपत्तियां दोस्तों बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी किन लोगों को सपोर्ट कर रही है, और इसलिए उठता है सवाल कि अगर आप किसी लोगों को सपोर्ट कर भी रहे हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सिर्फ आप अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, और उस पावर का दोस्तों बीजेपी को घमंड हो गया है। प्रधानमंत्री को दिल्ली आने के बाद घमंड हो गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद सत्यपाल मलिक ने कही थी जो मेघालय के राज्यपाल हैं, एक्स राज्यपाल, वो गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, और उन्होंने जो कहा था वो बात मुझे अभी भी याद है कि कैसे प्रधानमंत्री ने किसानों की मौत के वक्त ये कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग धरने पर बैठे और जितने भी किसानों की मौत हुई हो मेरी वजह से नहीं हुई है। ये खुद प्रधानमंत्री के वर्ड्स थे, ये हमें बताया था खुद सत्यपाल मलिक ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बीच में दोस्तों हमास ने कर दिया खेल, बिछ गए लाशों के ढेर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसको लेकर पूरा देश परेशान है। पूरा देश इसलिए भी परेशान है दोस्तों क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कल को यही मामला दोस्तों हमारे देश में हो जाए, या फिर देशों की सुरक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर उठ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज जो दूसरे देशों में हो रहा है उस चीज पर नजर रखने की जरूरत है दोस्तों। आपको बताते चले चीन को हम जवाब नहीं देते, चीन लगातार हमारी सीमाएं घेरता चला जा रहा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। दरअसल दोस्तों इस लड़ाई की शुरुआत अल अक्सा मस्जिद से हुई थी। इस मस्जिद पर फिलिस्तीन जो इजरायली हैं वो कब्जा करना चाहते थे। उसी दिन से ये पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो वहीं से शुरू हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये मामला अतिक्रमण का है, मतलब जगहों का, जो जगहों पर कब्जा किया जा रहा है वो तो एक मैटर है ही, लेकिन सबसे बड़ा मैटर जो था वो अल अक्सा मस्जिद का था, जिसको कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी यानी कि यहूदी का मतलब आप नहीं जानते होंगे। यहूदियों का मतलब वो होता है दोस्तों जो जिनको मुस्लिम लोग मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनको यहूदियों ने पानी भी नहीं दिया था, उनकी मौत हो गई थी। तो एक तरीके से ये लोग मुस्लिम विरोधी माने जाते हैं, यहूदी जो इजराइल में रहते हैं। ऐसे में दोस्तों और फिलिस्तीन में मुस्लिम रहते हैं, तो लगातार इजराइल क्या कर रहा है कि फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा करता चला जा रहा है। यही कारण है जो धीरे धीरे कर गुस्सा लावा में बनता गया, कन्वर्ट होता गया, और हमास ने मौका देखकर फिलिस्तीन पर 500 रॉकेट दाग दिए। 500 रॉकेट जब दाग दिए गए तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर अब तक 700 से 800 मौतें हो चुकी हैं। फिर बदले में जब इजराइल ने ये सब कुछ किया तो कम से कम जो ये यहाँ पर हुआ हमास में, वहां पर भी फिलिस्तीन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जाहिर सी बात है आम जनता का हो रहा है। जो लोग एक दूसरे पर दोस्तों रॉकेट बरसा रहा है उनका कुछ नहीं जा रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर